तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसोर्सेज की। देखिए रिसोर्सेज क्या है। ए रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज एन नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, एनर्जी और ऑर्गेनिज्म विच इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर इट्स वेलफेयर। देखिए रिसोर्सेज क्या है, जिसका इस्तेमाल जो है इंसान करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इंसान अपनी भलाई के लिए अगर इनका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है, एक एनवायरनमेंट के अंदर रहते रहते इंसान जिसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब देखिए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसका इंसान जो इस्तेमाल करता है। ऑल दैट द नेचर हैज़ प्रोवाइड सच एज सॉइल, एयर, वाटर, मिनरल्स, कोल, सनशाइन, एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्सेट्रा आर आल्सो नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ये कौन से रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज हैं जिसमें मिट्टी है, हवा है, पानी है, मिनरल्स हैं, ठीक है, कोल है, सूर्य की किरणें हैं। ये सारे क्या है, ये सारे क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जॉस्टेबल, ठीक है, एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्टेबल क्या है, जिसे दोबारा रिन्यूएबल भी है, नॉन रिन्यूएबल भी है, ठीक है। एग्जॉस्टेबल क्या है, व्यापक, ठीक है, यानी कि जिसे फिर से पाया भी जा सकता है, जिसे नहीं भी पाया जा सकता, ठीक है। पानी को क्या है, हम फिर से पा सकते हैं बारिश के रूप में। नॉन रिन्यूएबल क्या है, जिसे हम दोबारा से पा नहीं सकते, जैसे कि पेट्रोल हो गया, उसे हम दोबारा से पा नहीं सकते, ठीक है। तो इन एग्जॉस्टेबल, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी है इसमें आती हैं, इनकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है कि जिसका वो चीज़ें जो हमें नेचर में मिलती हैं, जिसका इंसान जो है इस्तेमाल करता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको दोबारा से फिर से पाया जा सकता है, कुछ चीज़ों को पाया नहीं जा सकता, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का क्या मतलब है, जिसे जो मैन मेड है, जो ह्यूमन बीइंग मेड है, जिसे इंसान ने खुद बनाया है। ह्यूमन बीइंग यूज दीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर सर्वाइवल एंड वेलफेयर। द रिसोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। अब देखिए आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्या है, जिसे इंसान अपनी सहूलियत के लिए बनाता है। नेचुरल रिसोर्सेज में से उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करता है जो कुदरत उसे देती है। आर्टिफिशियल में वो चीज़ें बनाता है जिसे इंसान जो है वो अपनी सहूलतों के लिए बनाता है, ठीक है। अब देखिए ट्यूबवेल बना दिया उसने, पानी इकट्ठा कर ट्यूबवेल बना दी, क्यों कि ताकि वो नदियों को पानी दे सके, ठीक है। मकान बना लिए अपने, ठीक है, मिट्टी को इकट्ठा किया, पानी को इकट्ठा किया, उसको गर्म किया, ईंटें बना दी, ईंटों से क्या है मकान बना दिया। तो क्या है, वो अपनी सहूलत के लिए बना रहा है ना वो, ठीक है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की, ठीक है। देखिए एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है क्या। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, देयर आर सम रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड आर गोइंग टू बी एसोस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड यूज़। देखिए कुछ चीज़ें, दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म होने की कगार पर है, यानी कि ख़त्म होने के जो हमें अवेलेबल तो है पर वो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है, ठीक है, जो ख़त्म होने की कगार पर है। अगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है, इसलिए महंगा भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें वो इसलिए वो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है। अगर हम देखिए हमारे पास जो चीज़ कम पड़ी हुई है, अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएँ वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हमें बाद में मिलेंगे नहीं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एक्सेसिबल रिसोर्सेज, यानी कि वो चीज़ें जो लिमिटेड हैं, अगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो ख़त्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल द स्टॉक ऑफ कोल इन द अर्थ इज़ लिमिटेड एंड वन डे देर विल बी नो मोर कोल अवेलेबल फॉर आवर यूज़। पेट्रोलियम इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। देखिए है क्या, कोयला हमारी धरती में बहुत ज़्यादा कम है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि वो चीज़ें जो लिमिटेड हैं, ठीक है। अब देखिए जो कोयला है, जो पेट्रोलियम है, वो कम है, वो एक ना एक दिन ख़त्म जो हो जाएगा, हम इसे फिर से दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है कि जिसको हम दोबारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सम ऑफ द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर नेचुरली रीजनरेटेड आफ्टर कंजम्पशन एंड आर नोन एज रिन्यूएबल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द लिविंग बींग्स बोथ एनिमल एंड प्लांट्स
reproduce and can thus replace the dying or killing individual। देखिए इसमें क्या है कि वो चीज़ें फिर से दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है, नेचुरली तरीके से। देखिए कैसे, चाहे इंसान चाहे जानवर है, मरने के बाद भी दोबारा फिर से पैदा हो रहे हैं, ठीक है। एक इंसान मर जाए, कि कोई जानवर मर जाए या कोई प्लांट कट जाए तो वापस फिर से वो आ सकते हैं, ठीक है, वापस फिर से वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, वापस फिर से वो आ सकते हैं। However, if the consumption of these resources exceed the rate of regeneration, they may also get totally exhausted. Some example: fresh water, fertile soil, यहाँ पे soil आएगा फ्रेंड्स, SOIL यहाँ पे आप सही कर लेना, forest, vegetation, wildlife etc. फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं, वो दोबारा फिर से आ सकते हैं मरने के बाद भी। अब देखिए, अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए, अगर ये ज़्यादा हो जाए, यानी कि इन जो प्लांट्स ज़्यादा हो जाएं या जो जानवर जो ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। क्यों? देखिए, हम ये कहते हैं ना कि हम इसको दोबारा पैदा कर सकते हैं, ये दोबारा आ सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए तब ये ख़त्म भी हो सकते हैं। क्यों? देखिए उसमें क्या है कि अगर ये इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अब देखिए उदाहरण सम एग्जांपल तौर पर चलते हैं, जैसे फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है, उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, जंगल है, वनस्पति है, ये सारी चीज़ें क्या है, इनके लिए कम पड़ जाएंगी। जैसे इंसान देखिए ज़्यादा हो जाएं, एग्जांपल देता हूँ, जैसे आजकल आबादी कितनी बढ़ रही है ना, इंसान की आबादी कितनी बढ़ रही है। अब आबादी तो बढ़ रही है, तो उससे है क्या, आबादी बढ़ने के साथ क्या है, 4G 5G का ज़माना आ रहा है, उससे क्या है, आगे जाके फिर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। पोल्यूशन क्रिएट होने से क्या है, वो इंसान के लिए तो खतरा है, ठीक है। हमने ये तो कह दिया कि इंसान मरने के बाद दोबारा पैदा हो सकता है, पर इंसान द्वारा पैदा होने से जब आबादी बढ़ती है, आबादी बढ़ने के साथ पोल्यूशन भी तो क्रिएट होता है। पोल्यूशन क्रिएट होने से क्या है, कितनी चीज़ों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है। नॉन रिन्यूएबल है, जिसको हम दोबारा से फिर से नहीं लेके आ सकते। रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज which cannot be replaced after the use are known as non-renewable resources. These include minerals, fossil fuel, even the wildlife species, ठीक है, belong to this category। अब देखिए कुछ जो स्पीसीज़ हैं, कुछ प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, एक बार वो ख़त्म हो जाएं तो दोबारा से नहीं आ सकते। कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करने से ये दोबारा नहीं आ सकते, ठीक है फ्रेंड्स। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है, देखिए, द रिसोर्सेज विच कैनॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशन एंड अदर यूज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। देखिए, वे संसाधन जिन्हें मानव भोग और अन्य उपयोगों से समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है, अगर इसका इस्तेमाल जो इंसान बार बार इस्तेमाल करता रहे फिर भी यानी कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है, जिसका इंसान इस्तेमाल कर भी ले तब भी वो ख़त्म नहीं होंगे। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर मानते हैं, जैसे सोलर रेडिएशन है, सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, विंड पावर है, वाटर पावर है, ठीक है, टाइडल पावर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे सैंड है, क्ले है, एयर वाटर है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती। अब देखिए वाटर कौन सा है, जो ओशंस के अंदर है, महासागर के अंदर है, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। पीने का पानी ज़रूर ख़त्म हो सकता है, पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे वो चीज़ें जो ख़त्म हो सकती हैं, वो चीज़ें जिसे दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, वो चीज़ें जो ख़त्म नहीं हो सकती वो देख ली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम यही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पोल्यूशन का, ठीक है। मैं इसके 4 से 5 लेक्चर बनाऊँगा कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसमें ये है कि जिसका हम लगातार प्रयोग करते रहेंगे, तो बार बार प्रयोग करते रहेंगे, तो वही चीज़ें हमारे में काम आती रहेंगी। तो वो होते हैं साइक्लिक रिसोर्सेज। जैसे पानी को बार बार साफ़ करते रहो, इस्तेमाल करते रहो, फिर से साफ़ करो, फिर से इस्तेमाल करो, ठीक है, वो चीज़। अब नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया, नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। अब देखिए कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब कि वो रिसोर्सेज हैं जो नेचर की तरफ से हमें मिले हुए हैं इंडिया में, वो कौन कौन से हैं। देखिए वाटर रिसोर्सेज है पहले, फिर है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, फिर है मिनरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, यानी कि वाटर रिसोर्स को हिंदी कहते हैं जल संसाधन, फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी कि वन संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज संसाधन, फूड रिसोर्सेज यानी कि खाद्य संसाधन,
और लैंड रिसोर्सेज यानी कि भूमि संसाधन। ठीक है, ये 5 तरह के रिसोर्सेज हैं जो हमें मिले हैं, वन बाय वन करके हम इसको देखेंगे। अब देखिए वाटर रिसोर्सेज की बात की जाए कि वाटर रिसोर्सेज है क्या, यानी कि वाटर रिसोर्सेज उसे कहते हैं कि वो पानी जो हमें कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से हमें मिला हुआ है। एन इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ वाटर इन आवर कंट्री इज़ फॉर इरीगेशन। देखिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पानी का हमारे देश में कहाँ पे होता है, इरीगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए। जब खेतों में फसलें उगाई जाती हैं तो उसके लिए इरीगेशन की यानी कि सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो सबसे ज़्यादा पानी जो है सिंचाई के काम ही आता है। बिसाइड वाटर इज़ आल्सो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन। देखिए सबसे ज़्यादा पानी जो है इंडस्ट्रियल में भी और डोमेस्टिक यानी कि घरेलू काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इंसान जो है खाने के बगैर रह सकता है पर पानी पीने के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है फ्रेंड्स, द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। देखिए जो वर्ल्ड है वो किस पे डिपेंड है, वो लिमिटेड क्वांटिटी फ्रेश वाटर, यानी कि हमारी जो हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारी धरती है, वहाँ पे अगर 100% यानी कि 100% अगर वहाँ पे पानी है तो वहाँ पे 97% जो पानी है वो समुद्रों का पानी है जिसे पिया नहीं जा सकता। 2% जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में है, तो बचा 1%। ठीक है, तो 1% जो पानी है वो पीने लायक है, यानी कि जो पूरी दुनिया है वहाँ पे सिर्फ 1% पानी है जो लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है फ्रेंड्स, कहते हैं ना यहाँ पे कि पानी बचाओ पानी बचाओ। आप सोचते होंगे कि समुद्र में इतना पानी है हम क्यों बचाएं। देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि पीने वाला पानी जरूर बचाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समुद्रों का पानी आप पी नहीं सकते। ठीक है, इसलिए फ्रेश वाटर को बचाना जरूरी है। अब देखिए वाटर कवर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखिए हमारी जो धरती है वहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 70% है, या तकरीबन ऐसे 71% जो है पूरी धरती पे पानी है और 29% है वो हमारी अर्थ है। ठीक है, अब देखिए 70% ऑफ द अर्थ सरफेस यानी कि 70% हमारी जो धरती पे पानी है, पर उसमें से जो 3% है वो फ्रेश वाटर है। अब देखिए जो 3% जो पानी बचा है उसमें से 2% है वो बर्फ़ के रूप में है, सिर्फ 1% जो पानी ही है। आप सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 70% पानी है, 3% जो पीने योग्य है। आप इसको सिंपली तरीके से याद कर सकते हो कि 100% पानी है, वहाँ पे 97% जो पानी है वो समुद्रों में है, 2% जो है बर्फ़ के रूप में है, 1% जो पानी है वो पीने के लायक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ओनली फ्रैक्शन ऑफ दिस कैन बी एक्चुअली यूज्ड एट ए ग्लोबल लेवल। 70% ऑफ वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर। देखिए अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ पर 70% जो पानी है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे आपको इंडिया की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जो 70% पानी है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, वो इस्तेमाल होगा एग्रीकल्चर यानी कि इरीगेशन के लिए। 25% जो पानी है वो होगा इंडस्ट्री के लिए। तो 5% जो पानी बचता है वो बचेगा हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए। ठीक है, मैं आपको इंडिया की एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इंडिया में जैसे आपको पानी है, जितना टोटल पानी है इंडिया में पीने के लिए, या जितना भी पानी है टोटल इंडिया में, उसका 70% जो है वो खेतों में इस्तेमाल होगा इरीगेशन के लिए, 25% इंडस्ट्री में, और 5% जो है वो हमें डोमेस्टिक यूज़ के लिए मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब पानी की बात तो हम कर चुके हैं, तो इसके सोर्सेज क्या है हमारे इंडिया में पानी के। देखिए पानी हमें इंडिया में कहाँ से मिलेगा, रिवर से, लेक और पॉन्ड से। रिवर यानी कि नदियाँ, लेक यानी कि झील, पॉन्ड यानी कि तालाब, लोटिक इकोसिस्टम और मूविंग वाटर यानी कि बहता हुआ पानी। ठीक है, और एस्चुरीज यानी कि खाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, एस्चुरी क्या है, खाड़ियाँ हैं। ठीक है, यानी कि नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में, झीलों के रूप में, खाड़ियों के रूप में और बहता पानी, ये हमारे इंडिया का सोर्सेस है। अब आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा इंडिया में कितने रिवर हैं। देखिए रिवर की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए इन इंडिया आर अवेलेबल 14 मेजर रिवर सिस्टम, 44 मीडियम एंड 55 माइनर रिवर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए हमारे जो इंडिया है वहाँ पे 14 तरह का रिवर सिस्टम है, जिसमें से 44 जो है मीडियम है और 55 जो माइनर रिवर सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो 14 मेजर रिवर सिस्टम आपको मैंने बताए थे, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। हम 14 तरह की हम देखिए रिवर सिस्टम देख रहे हैं। यहाँ पे 14 तरह की नदियाँ देखेंगे जो मेन है इंडिया में, वो कौन सी है। ठीक है, पहला है ब्रह्मणी, फिर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मणी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा, गोदावरी, इंडस, कृष्णा, महानदी, माही, नर्मदा, पेरियार, साबरमती, सुवर्णरेखा एंड ताप्ती या तापी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 14 नदियाँ हैं, पूरे इंडिया का सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि पूरे इंडिया की बात की जाए तो 14 नदियाँ जो है इनसे ही पूरे इंडिया में पानी जो है
वो मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अब देखिए यहाँ पे बात की जाए, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस बेसिन along with Godavari are covered 50% of country of water resource of river। देखिए गोदावरी के साथ ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, जो इंडस यानी कि सिंधु जो नदी है, उसके जो वाटर रिसोर्सेज यानी कि जो जल संसाधन है वो देश का 50% जो है वो पानी को कवर करेगी। यानी कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस जो है और गोदावरी, इसको 4 नदी को मिलाया जाए तो ये हमारे जो देश में अगर 100% पानी है तो 50% पानी इससे कवर हो जाता है। तो बाकी जो 50% पानी है वो 10 नदियाँ जो बचती हैं बाकी की उसमें कवर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। ये तो हुई नदियों की बात कि हमारे देश में जो नदियाँ हैं उसका सोर्सेज है, यहाँ पे हमें पानी जो मिलता है नदियों के। अब हम बात करेंगे लेक एंड पॉन्ड की। देखिए लेक होती है झील, पॉन्ड होता है तालाब। ठीक है, देखिए स्टेशनरी पूल ऑफ वाटर विच इज सराउंडेड बाय लैंड एंड अपार्ट फ्रॉम एनी रिवर और other outer outlet that serve to feed or drain the lake. The body of water must have a limited size of 5 acre, 12 acre, 20 एकड़ और 99 एकड़ और मोर। अब देखिए जो लेक है, जो झील है, वो 5 एकड़, 12 एकड़, 20 एकड़ और 99 एकड़ या उससे ज़्यादा जगह का कवर करते हैं। उसमें वो उसका साइज़ लिमिटेड होता है। ठीक है, जैसे नदियों का पानी है ना कि कितने किलोमीटर तक फैलता जाता है, जो लेक है वो इतने एकड़ तक ही सीमित रहती है। तो इसका पानी थोड़ा सा जो है, ठीक है, वो गहरा होता है और ये जो लैंड है, जो जगह है, ठीक है, उसके आसपास ये घिरी होती है। ठीक है, जो नदियाँ हैं ना, नदियाँ आप देखिए जो रिवर्स होती हैं वो एक जैसे जगह से दूसरी जगह तक फैली होती हैं, है ना। तो जो लेक होती हैं वो एक ही एरिया को कवर करती है। ठीक है, तो लेक का पानी थोड़ा सा गहरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो लेक का पानी क्या है, जो ज़मीन से गिरा हो। नदियों का पानी ज़मीन से घिरा नहीं होता, तो पर लेक का जो पानी है वो ज़मीन से घिरा होता है। ठीक है, और यह किसी भी नदी से अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है तालाब यानी कि पॉन्ड। पॉन्ड मस्ट हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लाइट पेनिट्रेटेड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी ऑफ द वाटर शैलो इनफ फॉर रूटेड वाटर प्लांट्स टू ग्रो थ्रू आउट एंड बॉडीज ऑफ वाटर लैक वेव एक्शन ऑन द शोर लाइन। अब देखिए तालाब की बात करें तो इसकी हिंदी में आपको बताता क्या है। देखिए तालाबों में जल निकाय के नीचे प्रकाश में प्रवेश, पानी के लिए, पौधों के लिए प्राप्त उथले पानी के लिए विशेषता होनी चाहिए। देखिए तालाब की बात करूं, तालाब में क्या है, तालाब इतना गहरा नहीं होता। ठीक है, ये उतना होता है कि जैसे आप इसमें कोई जो है वो जो पौधा है, वो पेड़ है, वो इसमें लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक है, वो झील है, वो थोड़ी सी गहरी होती है। जो तालाब है उसमें पानी थोड़ा सा कम रहता है, झील जितना, जो लेक जितना जो गहरा नहीं होता, उसे कहते हैं तालाब। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप पेड़ पौधे वगैरह लगा सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, लोटिक इकोसिस्टम यानी कि बहता पानी। देखिए मूविंग वाटर लोटिक इकोसिस्टम इंक्लूड रिवर, स्ट्रीम्स एंड रिलेटेड एनवायरनमेंट। They are of various size of ranging of from Ganga, Yamuna, Hindan, Kali Nadi, Satluj, Gomti, etc. to trickle of a small spring. Likewise, there is a distinction on the basis of flow. On the other hand, there are raging torrents and waterfalls. On the other hand, the river whose flow is so smooth as to be almost unnoticeable. Every river varies considerably over its length and as it charges from a mountain brook to a large river। तो फ्रेंड्स देखिए लोटिक इकोसिस्टम क्या है। देखिए जो बहता हुआ पानी है, जो चलता हुआ पानी है, ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल है। उसमें है नदियां हैं। ठीक है, नदियों के साथ साथ क्या है, देखिए नदियां हैं उसमें, जैसे आप नदी की बात करें तो गंगा है, जमुना है, हिडन है। ठीक है, हिडन नदी है, तो काली नदी है, सतलज नदी है, गोमती है। ठीक है, इससे लेकर क्या है, इससे छोटे झरने तक, यानी कि ये छोटे झरने तक के हैं। ठीक है, बहता हुआ पानी क्या है, जैसे नदियों का पानी है ना। लोटिक इकोसिस्टम क्या है कि वो पानी जो बह रहा है, चाहे वो गंगा का हो, चाहे वो जमुना का हो, चाहे किसी भी नदी का पानी हो, जो पानी है वो बह रहा है, बह के वो झरने की तरफ जो जा रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं
लोटी इकोसिस्टम। आपने देखा होगा झरने की तरफ जो नदियों का पानी बहता है, ठीक है, यानी कि जो बहता हुआ पानी है, ठीक है, वो होता है लोटी इकोसिस्टम। अब देखिए जो इसी तरह का जो प्रवाह है, ठीक है, आपसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे कोई झरना है, कोई जलप्रपात है या कुछ और है, ठीक है, कुछ भी है, वो लोटिक इकोसिस्टम के अंदर आएगा। जैसे किसी नदी का पानी बह रहा है, ठीक है, किसी भी नदी का पानी बह रहा है, कहीं पे जाके वो एक झरना बना रहा है, तो वो लोटिक इकोसिस्टम के अंदर आएगा। सिंपल सी बात है, लोटिक इकोसिस्टम है क्या कि बहता हुआ पानी, चाहे वो किसी भी नदी का हो, ठीक है। आपने देखा होगा ना यहाँ पे झरने बने हुए हैं, यहाँ पे कई नदियों का पानी, जैसे गंगोत्री है, गंगा यमुना सरस्वती का मिश्रण है वहाँ पे, तो वो क्या लोटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिवर भी है, यहाँ पे तालाब भी हैं, झीलें भी हैं, यहाँ पे झरने भी हैं। नेक्स्ट है एस्चुरीज। एस्चुरी होती है खाड़ियाँ। देखिए एस्चुरीज क्या है, देखिए आपसे मैं फ्रेंड सिंपल सी आपको मैं यहाँ पे इसका बताता क्या है। अब देखिए होता क्या है कि जो नदियों का पानी है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पढ़ूंगा नहीं, आपको सिंपल से इसको बता दूंगा आसान तरीके से। जो नदियों का पानी है वो समुद्रों के पानी में जाके मिल जाता है। अब देखिए नदियाँ जो हैं वो कई जगह से घूम के आती हैं, बह के आती हैं, तो अपने साथ क्या करते हैं, उसमें कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, उसमें कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी देखिए कितनी वो ख़राब हो चुकी है वहाँ पे। अब देखिए जो नदियाँ हैं अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाएंगी, जब वो समुद्र के साथ मिलेंगी, समुद्र के अंदर होता है नमक, ठीक है, तो वो आपस में जो पानी जो मिक्स होता है, यानी कि सीधी सी बात करें, जो नदियों का पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो है मीठा पानी, जब वो समुद्रों के खारी पानी से मिलेगा तो वो आपस में जब मिलेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें मीठा पानी और खारा पानी दोनों आपस में जब मिक्स हो जाएंगे, आपस में मिक्स होने के बाद उनमें भारीपन और हल्कापन आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो खारा पानी है वो थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखिए कि जो नदियाँ हैं, नदियाँ अगर मान लीजिए अपने साथ कोई किसी तरह की मिट्टी बहा के ले गई है, ठीक है, कुछ भी बहा के ले गई है, अगर वो मिक्स होगी तो पानी में भारा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ताज़े पानी की बात करूँ, वो खारे पानी की तुलना में थोड़ा सा हल्का होता है, यानी कि समुद्र का जो खारा पानी है वो भारी है, नदियों का पानी है जो वो हल्का है। इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है, एक परत बन जाती है, ठीक है। परत बनने से क्या है, जो भारा पानी है वो हैवी वाटर है जो वहीं पे रह जाता है, हल्का पानी आगे निकल जाता है, जिससे क्या है एस्चुरीज यानी कि खाड़ी का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि एस्चुरीज में कौन से पानी है, कौन सा पानी, इसमें एस्चुरी कैसे कहते हैं कि जब समुद्रों और नदियों का पानी आपस में मिल जाता है, मिलने के कारण जब हैवी वाटर और जो दूसरा हल्का जो पानी होता है वो आपस में जब मिक्स होते हैं तो जो भारा पानी वहीं पे रह जाता है, तो हल्का पानी आगे चला जाता है, तो जिसके कारण क्या है एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम एस्चुरीज बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए ये तो था पानी का रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमें नेचर की तरफ से पानी वाटर रिसोर्सेज मिला हुआ है, वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया इंडिया में कई तरह से पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। अब देखिए हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, यानी कि जो जंगल है हमें इंडिया में मिले हुए हैं। देखिए फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज ऑन दिस अर्थ, कवरिंग द अर्थ लाइक ए ग्रीन ब्लैंकेट। दीज फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोड्यूस इनमरेबल मटेरियल गुड्स बट आल्सो प्रोवाइड सेवरल इन्वायरमेंटल सर्विस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। अब देखिए जो जंगल है, ठीक है, जो जंगल है वो हमें कुदरत की देन है। जंगल हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। पहली बात तो ये है कि जो धरती है, ठीक है, ये एक धरती के ऊपर ग्रीन ब्लैंकेट की तरह है, ठीक है, ग्रीन ब्लैंकेट की तरह है यहाँ पे। तो जंगल से हमें ना सिर्फ मटेरियल गुड्स मिलता है, ना सिर्फ हमें ये नहीं कि जंगल से हमें लकड़ियाँ मिल रही हैं, लकड़ियों के अलावा हमें कई तरह से इन्वायरमेंटल सर्विसेज भी मिलती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अगर जंगल हो ही ना, तो उसमें से फटाफट वहाँ पे देखना जो भी अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, कुछ भी आती है, वो ज़्यादा आने लगेंगे, ठीक है। जंगलों की वजह से ये सब काफ़ी हद तक रुके रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जंगल ना हो तो बारिश भी नहीं होगी, ठीक है। तो जंगल क्या है, जंगल है वो हमें एक प्रकृति की देन है जो हमें कई तरह से हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। इससे हम अपनी मटेरियल गुड्स तो ले ही रहे हैं, साथ में हमें कई तरह से सुरक्षा भी प्रदान हो रही है, ठीक है। अब देखिए यूज़ ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, हम जंगलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कमर्शियल यूज़, देखिए फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ए लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल गुड्स विच इंक्लूड टिम्बर, फायरवुड, पल्वुड, फूड आइटम।
देखिए जंगल से क्या है, हमें कई तरह की लकड़ियाँ मिलती हैं, कई तरह के फूड आइटम जैसे फल फ्रूट हो गया वो मिलती है, ठीक है, टिम्बर मिलता है हमें, तो साथ में हमें पल्प वुड मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, जंगलों में पेड़ लगे होंगे वहाँ से तो मिलेगा, ठीक है, लकड़ियाँ वहाँ से मिलेंगी। अगर ये सब चीज़ हो ही ना तो हमें ये सब कुछ कहाँ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इकोलॉजिकल यूज़, कमर्शियल यूज़ की बात करें तो हमने कह दिया, अब हम इकोलॉजिकल यूज़ की बात करते हैं कि जंगल हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, हमें यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी मिलती है। मान लीजिए अगर जंगल हो ही ना तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, है ना, तो इसलिए जंगलों से क्या है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो हट रही है। क्यों, आप देखिए जब जो प्लांट्स है, जो ट्रीज़ है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधों से, जो प्लांट से या ट्री से जो ऑक्सीजन निकलती है वो हम लेते हैं, जो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कौन ऑब्जर्व करता है, प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं। अब मान लीजिए जंगल हो ही ना, ठीक है, ना तो हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी, तो ना कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे ऑब्जर्व हो पाएगी। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जंगल होने की वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है जो कम हो रही है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अब देखिए फॉरेस्ट आर होम्स ऑफ मिलियन। देखिए जंगलों में क्या है, जंगलों में कई तरह के जानवर हैं, कई तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इसमें 7 मिलियन स्पीशीज़ आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब देखिए जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, 7,000 से ज़्यादा तरह की प्रजातियाँ हैं, ठीक है, 7,000 तरह के स्पीशीज़ वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है रिड्यूस रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब देखिए हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसका भी ये चलाता है सही से, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है कि जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है कि बारिश का होना, ठीक है। आप ये देखिए कि जंगलों में तकरीबन बारिश होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे जब नमी बनी रहती है पेड़ों के पत्तों के ऊपर, तो वह जो सूरज जो है, जो सूर्य है, जो सन है, वो पेड़ों के पत्ते से ऊपर जो ऑब्जर्व करता है, तो थोड़े दिन बाद वहाँ पे बारिश हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। देखिए फॉरेस्ट में क्या है, सॉइल कंजर्वेशन है, ठीक है। अगर देखिए वहाँ पे जो मिट्टी है, अगर देखिए वन अपनी जड़ों में मिट्टी के कणों को कसकर बांधते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक है। वे विंड ब्रेक के रूप में भी कार्य करते हैं। देखिए इसमें है क्या, जो जंगल है, जो वन है, वो क्या करते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं वहाँ पे मिट्टी के कणों को वो पकड़ के रखते हैं अच्छे से। यानी कि जो जंगल की मिट्टी होती है वो अच्छे से टाइट रहती है मिट्टी कि, ताकि वहाँ पे क्या है, मिट्टी का कटाव ना हो पाए, ठीक है। अगर देखिए मान लीजिए बाढ़ का पानी जंगल की तरफ आ गया तो जंगल है वो उस पानी को रोक लेगा, ठीक है। इसलिए सॉइल कंजर्वेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पोल्यूशन मॉडरेटर। अब देखिए कुछ जो खतरनाक गैसेज हैं जो पोल्यूशन से निकलती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, कुछ हो गया, ये सारी जो गैसेज हैं ये जो प्लांट्स हैं इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर देखिए प्लांट्स हो ही ना, जंगल हो ही ना, तो जो गैसेज है, ठीक है, वो निकलती रहेंगी, हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगी, वो जल्दी वो ख़राब हो जाएगा। तो जंगलों की वजह से ये सारी गैसें वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाती है, तो हमें पोल्यूशन से हम बच जाते हैं। अब हमने वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज किया, अब हम करेंगे मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज क्या है, देखिए मिनरल रिसोर्सेज क्या है कि जो चीज़ें, ठीक है, जिसे हम खनिज संसाधन कहते हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें जो धरती की जो तीन लेयर है ना, क्रस्ट, मेंटल कोर, जो धरती की जो पहली सतह है क्रस्ट के ऊपर जो पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए कि जो मिनरल रिसोर्सेज है, जैसे हम बात करते हैं सोने की, चांदी की, हीरे की, ठीक है, ये सारी क्या है, ये मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जिसमें आपसे मैं बात करूं, जैसे देखिए भारत में जो कोयला है, बॉक्साइट है, ब्राइट्स है, आयरन है, माइका है, जिप्सम है, क्रोमाइट है, डोलोमाइट है, चूना पत्थर, कुछ भी है, ये सारी ही चीज़ें क्या है, ये सारे मिनरल्स के अंदर हैं, ठीक है। सोना है, चांदी है, हीरा है, कुछ भी है, ठीक है, लोहा है, टंगस्टन है, टिन है, कुछ भी है, ये सारी ही चीज़ें मिनरल के अंदर आएंगी जिस चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए सोने के गहने बनते हैं, हीरे के गहने बनेंगे,
चांदी के हमारे काम आती है, लोहे का इस्तेमाल हो रहा है गाड़ियों में, ठीक है, कई चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ हमें मिल कहाँ से रही हैं, ये हम थोड़ी बना रहे हैं, ये हमें मिल रही हैं धरती से। धरती की जो सतह है, जो पृथ्वी की या जो अर्थ की जो क्रस्ट है, वहाँ से ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि हमें नेचर की तरफ से क्या मिल रहा है, मिनरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं। लोहा हम खुद तो बनाते नहीं हैं, देखिए जैसे हमें लोहा है, चांदी है, सोना है, वो सब कुछ मिलता है किसकी तरफ से, हमें मिलता है नेचर की तरफ से, ठीक है। अर्थ की जो क्रस्ट है वहाँ पे ये पाया जाता है, जिसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है द ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस एंड माइनिंग लीज। अब देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, लोहा, सोना, चांदी वगैरह, ये आम इंसान ही नहीं निकाल सकता, इसके लिए पर्टिकुलर लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये नहीं आपने बस वो सामान उठाया तो ज़मीन खोदने शुरू हो गया, ऐसे नहीं है। इसके लिए क्या है, इसके लिए सरकार के पास जो लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि हर एक स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको एक ये राइट मिला हुआ है कि वो वहाँ पे क्या करेंगे, वो वहाँ पे माइनिंग जो है वो कर सकते हैं, वहाँ पे खुदाई का काम वो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो एक्ट, जो माइन एंड मिनरल जो एक्ट है 1957 का, जो भारतीय सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, एक्ट 1957, ठीक है, माइंस एंड मिनरल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। द ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस एंड माइनिंग लीज, यानी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए माइनिंग का। द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिज संसाधन, यानी कि जो मिनरल्स हैं उसकी सुरक्षा और उसका विकास होना चाहिए, ठीक है। द मॉडिफिकेशन ऑफ द ओल्ड लीज, ठीक है, जो यानी कि पुराने पट्टे, पूरा पट्टे होता है जो जैसे लीज हैं, जैसे 99 ईयर के जैसे लीज के ऊपर कोई जगह दी जाती है, वो भी बड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास जगह का हक है माइनिंग करने का, पर उसकी वैलिडिटी पूरी होनी चाहिए। द माइन एंड मिनरल्स एक्ट 1957 was amended in 1972 and major amendments were made in February 1987. The mineral concession rules 1960-158 was replaced by the more comprehensive rule in 1988. अब देखिए जो 1957 का जो एक्ट था उसे बदला गया, थोड़ा सा उनसे अमेंड किया गया 1972 में, फिर ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे किए गए 1987 में, वहाँ पे थोड़े से रूल जो है वो बदले गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आपके लिए जानना इतना जरूरी है कि मिनरल रिसोर्सेज है क्या, सोना चांदी हीरा वगैरह सब कुछ क्या है, मिनरल रिसोर्सेज है जो हमें धरती की तरफ से मिलते हैं। अब टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। देखिए अब देखिए मिनरल रिसोर्सेज की टाइप देखिए क्या है। देखिए मिनरल्स इन जनरल हैव बीन कैटेगराइज इनटू 3 क्लासेस। अब देखिए हम मिनरल रिसोर्सेज को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे पहला है फ्यूल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। देखिए फ्यूल मिनरल्स की बात करें तो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ऑयल है, नेचुरल गैसेस है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ये है फ्यूल में। मेटालिक और नॉन मेटालिक जो है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फ्यूल मिनरल्स की बात करें जैसे कोयला, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये किस में आएगा, ये आएगा हमारे फ्यूल मिनरल के अंदर। यानी कि जो हमें मिनरल रिसोर्सेज मिला है नेचर की तरफ से, उसमें पहला जो टाइप है वो है फ्यूल मिनरल, जिसमें हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और साथ में नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें मिला है नेचर की तरफ से। कोल इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ 1000 ऑफ आइटम ऑफ डेली यूज़। अब देखिए कोयले का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री में। डेली यूज़ की जितनी चीज़ें बनती हैं वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। द स्टेट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा आर द लीडिंग ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ कोयल। अब देख कोयला सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ पे है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, यहाँ पे कोयला जो है वो मिलता है। कोल आर मेनली फाउंड इन गोंडवाना एंड टेरिटरी कोल फील्ड। अब देखिए गोंडवाना में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। द बल्क ऑफ लिग्नाइट रिजर्व आर फाउंड इन एंड अराउंड नेवेली इन तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु की जो जगह है नेवेली, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे काफ़ी हैवी मात्रा में लिग्नाइट नाम का कोयला मिलता है। अब देखिए कोयले की फ्रेंड्स आपको मैं टाइप यहाँ पे बता देता हूँ। कोयले की टाइप है लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। वैसे कोयले की 4 तरह की टाइप है, यहाँ पे 3 तरह की दी हुई हैं। लिग्नाइट जो कोयला है वो तकरीबन फ्रेंड्स 30 या 35% जो है ये काफ़ी जो है ये रेयर मिलता है कोयला लिग्नाइट जो कोयला है वो 30 से 35% का वो मतलब कि पॉल्यूशन करता है, इससे ज़्यादा नहीं है। बिटुमिनस जो है वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, एंथ्रासाइट भी सबसे ज़्यादा। अब देखिए बिटुमिनस जो है वो तकरीबन थोड़ा थोड़ा रेड से कलर का होता है कोयला,
ठीक है, जो 40 से 45% के बीच में क्या है वो, जिसमें से धुआं निकलता है। ठीक है, तो कोयले की कई टाइप है। एक जो आजकल हम कोयला इस्तेमाल करते हैं चीप कोयला, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है। तो यानी कि कोयले की भी बहुत सारी टाइप है जो अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोयला हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा नेचर की तरफ से। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है, पेट्रोलियम, जैसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। देखिए अब देखिए, पेट्रोलियम हैज़ बीन फॉर्म्ड ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब देखिए जो कोयला, जो पेट्रोल है उसको हज़ारों साल लगते हैं बनने के लिए। ठीक है, हज़ारों साल लगते हैं बनने के लिए। अब देखिए, थ्रू कन्वर्जन ऑफ रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सीज into hydrocarbon by heat, pressure, catalytic action, the petrol on fractional distillation and further processing provide us numerous product and byproduct. Petroleum occur in anticlines and fall trap. In India, it is found in sedimentary rocks. Most of such areas lie in Assam, Gujarat and offshore area along with western coast. अब देखिए पेट्रोलियम मिलता कहाँ पे, असम में, गुजरात में और वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, जो वेस्टर्न कोस्ट मैंने कि जो पश्चिमी तट है उसके तटवर्ती स्थानों की तरफ ये मिलता है। अब देखिए कोयला जो है उसको हज़ारों साल लगते हैं बनने के लिए। ठीक है, जो बहुत मुश्किल से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हज़ारों लाखों साल से जो पेट्रोलियम तैयार हुआ है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो बाकी फिर हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे उसको द्वारा बनने के लिए। ठीक है, इसलिए पेट्रोल जो है वो महंगा है। ये हमें किसकी तरफ से मिला है, ये हमें मिला है कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से। ठीक है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट देखिए क्या है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट है नेफ्था, ईंधन यानी फ्यूल ऑयल यानी कि ईंधन तेल, और एस्फलेट। ठीक है, जैसे डामर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए जो आप वैसलीन का इस्तेमाल करते हो जिसके ऊपर लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, अब जो वैसलीन है वो भी पेट्रोलियम से ही बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट कौन से हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेफ्था, फ्यूल ऑयल, एस्फलेट या पेट्रोलियम जेली। ये सारी ही चीज़ें क्या है, ये पेट्रोलियम बाद से बनाई जाती हैं। अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप पेट्रोलियम जेली नहीं बना सकते, या आपको जो है वैसलीन भी नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा टोटल रिफाइनरीज इन इंडिया, यानी कि जहाँ पे जो तेल है वो साफ़ किया जाता है। देखिए जो ऑयल निकालते हैं ना, जैसे ज़मीन से ऑयल निकालते, जो तेल निकलता है वो कच्चा तेल होता है, उसे साफ़ करना पड़ता है तभी जाके वो काम के इस्तेमाल में आता है। अब पेट्रोलियम से देखिए पहले पेट्रोल, फिर डीजल, फिर मिट्टी का तेल, फिर कई चीज़ें उससे निकाली जाती हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है, इसके रिफ़ाइन करके इसे फ़िल्टर किया जाता है। अब देखिए भारत में, इंडिया में कहाँ कहाँ पे तेल जो है वो साफ़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे रिफाइनरी लगी है तेल साफ़ करने की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिए। देखिए बारूनी रिफाइनरी, ये रिफाइनरी का नाम है, ये किसके अंडर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये कहाँ पे है, बिहार में, ये बारूनी इलाके में है। ठीक है, गुजरात रिफाइनरी, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है। ठीक है, ये गुजरात में है, कोयली स्थान में। ठीक है, यहाँ पे है। देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पे है स्टेट, साइड पे जो ग्रीन कलर में है ये है प्लेस। ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर पे येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है ये है रिफाइनरी का नेम। ठीक है, नेक्स्ट है हल्दिया रिफाइनरी, ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से है, ये है वेस्ट बंगाल हल्दिया में। मथुरा रिफाइनरी ये है, ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ है, ये है उत्तर प्रदेश मथुरा में। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत रिफाइनरी, ये हरियाणा पानीपत में है। दिग्बोई रिफाइनरी ये है असम दिग्बोई में। बोंगाई गांव रिफाइनरी ये है बोंगाई गांव असम में। ठीक है, गुवाहाटी रिफाइनरी ये है असम गुवाहाटी में। नेक्स्ट है पारादीप रिफाइनरी, यह है पारादीप उड़ीसा में। मुंबई रिफाइनरी है महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई में। विशाखापट्टनम रिफाइनरी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी है बठिंडा पंजाब में। मुंबई रिफाइनरी मैहुल है मुंबई महाराष्ट्र में। कोची रिफाइनरी है कोची केरला में। बीना रिफाइनरी है बीना मध्य प्रदेश में। मनाली रिफाइनरी है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे मैंने इंडियन ऑयल की बात की थी ना, इंडिया में इंडियन ऑयल की जो यहीं तक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आप साथ से ये करते जाना।
अब देखिए कोची रिफाइनरी जो है वो भारत पेट्रोलियम, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, वो है कोची केरला में। बीना रिफाइनरी है भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, ये है बीना, हाँ ये है बीना मध्य प्रदेश में। मनाली रिफाइनरी है चेन्नई तमिलनाडु में, यह है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। नागापट्टनम रिफाइनरी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर, ये है नागापट्टनम तमिलनाडु में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी है नुमालीगढ़ असम में, यह है भारत पेट्रोलियम और ऑयल इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ असम के अंडर। देखिए ततिपाका रिफाइनरी, यह है ततिपाका आंध्र प्रदेश में, यह है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की तरफ। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ये है मैंगलोर कर्नाटका में, ये है ONGC मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का। जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री की ये जामनगर DT है गुजरात में, ठीक है। जामनगर रिफाइनरी ये भी जामनगर में है, SEZ, ठीक है, गुजरात में है। अब देखिए ESSAR की इसार रिफाइनरी है वडीनार में गुजरात में, ये इसार ऑयल लिमिटेड के अंदर है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंडर ये सारी रिफाइनरीज आती है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर भी यहाँ पे आती है, आपने देखा होगा पेट्रोल डलवाते हुए वहाँ पे लिखा होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो इनकी जगह जगह रिफाइनरी है। यानी कि ये सारे क्या करते हैं, ये सारे तेल साफ़ करने का काम करती हैं, बस फ़र्क इतना है कि तेल की कंपनियों का ठेका अलग अलग कंपनियों को दे रखा है अलग अलग जगह के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेचुरल गैस। अब देखिए हमें पानी मिल चुका है, हमें जंगल मिल चुके हैं, ठीक है, उसके बाद हमें जो है पेट्रोलियम मिल चुका है, उसके बाद हमें जो नेचुरल गैस है, ठीक है, वो भी हमें कुदरत की तरफ से मिलती है, उसके बारे में देख लेते हैं। नेचुरल गैस अकर डीप बनीथ द अर्थ सरफेस, ठीक है। नेचुरल देखिए जो कि नेचुरल गैस है बहुत अर्थ की गहराई में पाई जाती है, जो नेचुरल गैस है, ठीक है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं LPG गैस वगैरह, ये सारी क्या है, ये नेचुरल गैस के अंदर ही आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तब देखिए जो नेचुरल जो गैस है वो बहुत हज़ारों सालों के बाद मिलती है। अब देखिए अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, इसमें मेन गैस कौन सी है, मीथेन गैस है। आपको पेपर में पूछ लेते हैं कि बताइए नेचुरल गैस में से मेन गैस कौन सी है, मेन गैस है मीथेन गैस, ठीक है। मीथेन गैस वो गैस है जिसमें क्या है, जिसमें कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। यानी कि जो मीथेन गैस है ये मेन गैस, इसमें क्या है, इसमें 1 कार्बन एटम है और इसमें 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है कि नेचुरल गैस में क्या है, थोड़ी सी मात्रा में यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या है, हाइड्रोकार्बन भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हाइड्रोकार्बन कोई गैस नहीं होती पर फिर भी थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन होती है ना वो थोड़ी सी जमी हुई होती है, ये कोई गैस का नाम नहीं है हाइड्रोकार्बन, ये थोड़ा सा कार्बन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हम प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है उसका अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे LPG के लिए, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कोई गैसों का इस्तेमाल हम करते रहते हैं, तो ये भी हमें नेचर की तरफ से मिली हुई है। अब देखिए फीचर ऑफ नेचुरल गैस क्या है कि इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स मिलियन ऑफ ईयर अगो। अब देखिए जो प्राकृतिक गैस है नेचुरल गैस है वो बनी कैसे, देखिए जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स है, जो एनिमल है, वो हज़ारों साल लाखों साल जो है वो ज़मीन के अंदर जैसे दबे हुए थे, उनमें से फिर क्या है लाखों सालों बाद वहाँ पे उनकी जो है वो गैस बन गई, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जब पौधे जानवर सारी चीज़ें हैं जो धरती के अंदर जब समा जाती हैं, ऑब्जर्व हो जाती हैं, तो लाखों सालों हज़ारों सालों बाद क्या है वहाँ पे गैस बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ हाइड्रोकार्बन कॉम्पोनेंट विद मीथेन ए मेजर कॉम्पोनेंट। देखिए यह एक प्रमुख घटक के रूप में मीथेन के साथ हाइड्रोकार्बनिक घटक है। देखिए इसमें है कि जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस में क्या है, नेचुरल गैस में मीथेन गैस मेन होती है, ठीक है। मीथेन गैस के साथ क्या है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भी पाया जाता है। इट इज़ कलरलेस ऑर्डरलेस फॉर सिक्योरिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग। ए कमर्शियल ऑर्डरेंट इज़ एडेड टू अलाउ यूज़र टू डिटेक्ट द गैस फॉर सेफ्टी। देखिए ये जो गैस है पहली बात तो ये कलरलेस है यानी कि रंगहीन है, ऑर्डरलेस यानी कि ये गंधहीन है, ना इसकी कोई स्मेल है ना इसका कोई कलर है, ठीक है। होता क्या है कि अगर हमें इसकी सुरक्षा करनी, देखिए मान लीजिए ना इसका कोई कलर है
ना इसकी कोई स्मेल है, ठीक है। अगर ये गैस ख़त्म हो जाए तो हमें पता लगेगा नहीं, है ना, हमें पता लगेगा ही नहीं। तो इसमें क्या है कि इसका पता लगाने के लिए कि गैस वाकई में है या नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ी सी क्या है, इसमें थोड़ी सी इसमें स्मेल डाली जाती है, ठीक है। अब देखिए, ना ही इसका कोई कलर हो, ना ही इसकी कोई इसकी स्मेल हो, तो कैसे पता चलेगा कि ये गैस है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी जो है क्या है वो इसमें आप ये लगाइए कि थोड़ा सा इसमें ऑड्रेंट यानी कि थोड़ी सी इसमें जो है वो गंध डाली जाती है कि ताकि पता लगाया जा सके गैस है। अब देखिए आपके घर में जो एलपीजी गैस है वो लीक हो जाए तो आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ ये एलपीजी गैस यहाँ से लीक हो रही है। मान लीजिए अगर वो पता ही नहीं चले, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ही नहीं, तो उसे कितना बड़ा खतरा है। तो सेफ्टी के लिए यहाँ पे थोड़ी सी इसमें स्मेल डाल देते हैं। इट इज़ लाइटर देन एयर विद ए स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट ऑफ 0.6 to 0.8, it leaks, it disperses a word and dissipates into air quickly। अब देखिए ये जो गैस है ये जो एयर है उसकी तुलना में बहुत हल्की होती है, यानी कि यदि ये गैस लीक भी हो जाए ये ऊपर की ओर फैलेगी तो हवा में जल्दी ये मिक्स हो जाएगी। यानी कि जो गैस होती है वो बहुत हल्की होती है, हवा से भी हल्की होती है। अगर ये लीक भी हो जाए तो ये फटाफट ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर नहीं जाती, तो ये हवा में मिक्स हो जाती है। इट इज़ इनफ्लेम ड्यूरिंग ए रेंज ऑफ 5 to 15% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इन एयर। यानी कि इसे ये इनफ्लेम यानी कि ये जल नहीं सकती अगर ये 5 या 15% जो है गैस, यानी कि 5 या 15% गैस है जो हवा के अंदर जो मिक्स हो जाए तो ये जल नहीं सकती। एज इट इज़ क्लीन फ्यूल विद क्लीनर बर्निंग नेचर, नेचुरल गैस हैज़ लोअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर टाइप ऑफ फ्यूल। देखिए इसमें क्या है, किसमें देखिए क्लीन फ्यूल की बात करें यहाँ पे, यह क्लीनर जलने की प्रकृति वाला एक स्वच्छ ईंधन है, इसलिए अन्य प्रकार के ईंधन की तुलना में प्राकृतिक गैस का पर्यावरणीय प्रभाव कम है। देखिए अन्य प्रकार की जो कई तरह के और जो ईंधन है, जैसे हम फ्यूल की बात करें, कोयला है, पेट्रोलियम है, कुछ भी है, उसके कंपेयर में एज़ कंपेयर बात की जाए जो गैस है, ठीक है, जो गैस है ये काफ़ी साफ़ मतलब कि माना गया है, यानी कि गैस को काफ़ी साफ़ माना गया है। जो कोयला वगैरह है, पेट्रोलियम, इसके उसकी टाइप से काफ़ी एज़ कम्पेयर से काफ़ी साफ़ माना गया है, ठीक है। आप देखिए कोयला जलता है कितना धुआं छोड़ता है, कितना वो होता है। आप घर में अपने एलपीजी सिलेंडर लगाओगे उसका धुआं होता ही नहीं है ना। तो इनकी कहने का ये मतलब है कि नेचुरल गैस को बाकी फ्यूल से एज़ कम्पेयर काफ़ी साफ़ माना गया है जलने में। इसकी कोई, क्योंकि देखिए इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। पेट्रोल जलाओ कितना धुआं निकलता है वहाँ से। अब देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है वो डिफरेंट फॉर्म में कैसे, देखिए जो नेचुरल गैस है कई तरह से। देखिए पाइप नेचुरल गैस, ठीक है, पाइप नेचुरल गैस कौन सी है, जैसे वाया पाइपलाइन के जरिए जो है वो दिया जाता है, ठीक है। देखिए पाइप नेचुरल गैस और नेचुरल गैस दैट ट्रांसपोर्ट वाया पाइपलाइन, इट इज़ नोन इन कमर्शियल टर्म ऑफ सेल गैस। अब देखिए जैसे गैस बेचनी हो, जैसे एक देश से दूसरे देश में गैस का अगर उसको बेचना हो, ठीक है, उसको सेल करना हो, तो वो पाइप के जरिए, ठीक है, एक देश में पाइप है, दूसरे देश में पाइप है, उस पाइप के जरिए वो जो गैस है वो भेजी जाती है। दूसरा है नेचुरल गैस फॉर व्हीकल। अब देखिए वो गैस है जो व्हीकल के काम आती है, जैसे सीएनजी गैस है वो व्हीकल के अंदर काम आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एनजीवी की है, सीएनजी गैस है, एनजीवी गैस है, नेचुरल गैस फॉर व्हीकल, ठीक है। ये सारी गैस है जो वो गैस है जो सिर्फ आपके व्हीकल के काम आएगी, ठीक है। पाइप नेचुरल गैस क्या है कि अगर हमें एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह में गैस पहुंचानी तो हम पाइप के जरिए पहुंचाते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस वो व्हीकल क्या है, जैसे हमें कोई व्हीकल चलानी तो उसमें गैस का इस्तेमाल होता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या है, एलएनजी, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है गैस, ठीक है। जो गैस जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जो पाइपलाइन के जरिए भेजी जाती है, ठीक है, वो होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि लिक्विड गैस। अब देखिए यूज़ ऑफ नेचुरल गैस का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। देयर आर टू बेसिक यूज़ ऑफ नेचुरल गैस। देखिए फ्यूल वी कैन डायरेक्टली यूज़ ऑफ नेचुरल गैस एज फ्यूल फॉर पावर जनरेशन इन फैक्ट्रीज। देखिए अगर हमें कोई फैक्ट्री है, अगर हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नेचुरल गैस का वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। हम इसको व्हीकल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स थ्रू गैस सेपरेशन प्रोसेस एज नेचुरल गैस इज मेड अप फ्रॉम beneficial composition at gas separation plants
दोज कॉम्पोजिशन। देखिए गैस का इस्तेमाल हम कई तरह से कर सकते हैं। पहले ही बात तो हम व्हीकल में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम इसको प्लांट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मीथेन C1 कौन सी गैस है? इज़ यूज एज फ्यूल फॉर पावर जनरेशन एज सेल गैस। अब देखिए मीथेन C1 है, इसे हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिलेंडर है, हाई प्रेशर जो सिलेंडर है उसके रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने व्हीकल में इस्तेमाल कर सकते हैं मीथेन गैस। इथेन गैस जो है, ठीक है, इथेन गैस का इस्तेमाल जो है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रोपेन C3 एंड ब्यूटेन जो है ये क्या है? ये वो गैस है जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ हो सकती है, ठीक है। ये हमारी कुकिंग गैस में भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए C3 और ब्यूटेन इसको मिला के LPG गैस जो है वो बनती है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि LPG गैस में कौन सी गैसें मिक्स है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, यानी कि C3 और C4 को जो मिलाते हैं तो वो बनती है LPG गैस, जिसे हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हैवियर हाइड्रोकार्बन क्या है? ये प्रेशर के लिए और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लिए ये गैस जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इससे गैस क्या है, जैसे एटमॉस्फेयर में जैसे कई गैसें हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन है, अगर इनको सेपरेट करना हो तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है हैवियर हाइड्रोकार्बन का। नेचुरल गैसोलाइन क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में गैस है जिसका इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरल गैस है, ठीक है। अब देखिए नेचुरल गैस इज ए फॉसिल फ्यूल विद हाई एफिशिएंसी एंड क्लीनिंग बर्निंग। अब देखिए जो नेचुरल गैस है वो फॉसिल फ्यूल है जिसे जलाने के लिए काम आता है। नेचुरल गैस रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज़ मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखो जो नेचुरल गैस है, ठीक है, वो क्या करेगा? वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करेगा। अब देखिए जैसे हम कोयले को जलाते हैं, ठीक है, पेट्रोल जलाया, कोयला जलाया, इससे जो धुआं निकलता है, पेट्रोल देखिए अगर हम किसी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वो व्हीकल जब चलता है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी गैसें निकलती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं। जाने के बाद क्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा बनती हैं। अगर जो नेचुरल गैस है उसका इस्तेमाल हम घरों में करते हैं, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेचुरल गैस इज हाई सेफ्टी एज द लाइटर देन एयर। अब देखिए जो नेचुरल गैस है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। ये लीक भी हो जाए तब ये हवा में मिक्स हो जाएगी, तो जिससे कोई खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल गैस इज चीपर देन अदर टाइप ऑफ फ्यूल। देखिए ये सबसे सस्ती होती है, ठीक है। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, ये फ्यूल ऑयल या जो LPG है ये काफ़ी सस्ती होती है इससे। नेचुरल गैस कैन ऐड वैल्यू एंड डिराइव इकोनॉमी। अब देखिए जो नेचुरल गैस है, ठीक है, जो नेचुरल गैस है वो क्या है, वो इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी सही है, ठीक है। अब देखिए जब नेचुरल गैस का इस्तेमाल होने लग जाए तो हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो भी काफ़ी सही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए पेट्रोलियम ख़त्म हो रहा है, पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, बाहर से इतना महंगा पेट्रोल मंगवाना पड़ता है, अगर हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे कितना अच्छा हो जाएगा। एज मोस्ट ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली इफ़ दस हेल्प्स रिड्यूस एनर्जी इम्पोर्ट एंड सेव फॉरेन करेंसी। अब देखिए जो बाहर से हम इतना पेट्रोलियम मंगवाते, इतना कुछ करते हैं, अगर हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं उसको रोका जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम बात करेंगे यूरेनियम की। देखिए इन इंडिया यूरेनियम इज एम्बेडेड इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इन बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ हिमालय। प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम एट प्रीसेट इज कन्फाइंड टू द माइंस एट जाडूगुड़ा इन सिंघभम डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। अब देखिए जो यूरेनियम है, पहली बात क्या है, इंडिया में क्या पाया जाता है? यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम जहाँ पे इंडिया में पाया जाता है, भारत में यूरेनियम कहाँ पे है? बिहार में है, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में और हिमालय के कुछ कुछ पार्ट्स में है, ठीक है। तो हम इसकी बात करें तो बिहार का जो सिंघभूम जो डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ पे जाडगुड़ा नाम की जो खाने हैं वहाँ तक सीमित है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे करते हैं कि जो बिहार का जो सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे यूरेनियम की खान है। थोरियम है नेक्स्ट। थोरियम इज प्रिंसिपली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोजाइट। अब देखिए जो थोरियम है वो मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। द बीच एंड ऑफ केरला इन पालघाट एंड कोयलिन डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट। अब देखिए है क्या, जो थोरियम है वो पालघाट, जो केरल का जो पालघाट है वहाँ, ठीक है, वहाँ पे जो है वो पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब कि कहाँ पे है ये थोरियम?
केरला के पालघाट पे। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब देखिए मेटेलिक मिनरल्स क्या है, नॉन मेटेलिक क्या है, ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। जैसे हिंदी में कहते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज। देखिए फेरस मिनरल्स सच एज आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइड एक्सेट्रा प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ metallurgical industry. Our country is well placed in respect of various minerals both in reserve and production. अब देखिए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक की हम बात करें तो यहाँ पे जो मेटेलिक जो है वो है क्या कि ये ऐसे मिनरल्स हैं जो नए उत्पाद प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। देखिए सिंपल सी बात करते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स है क्या, ये कुछ नहीं है जिसमें आप देखिए कि लोहा है, क्रोमाइट है, मैग्नीज है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये मेटेलिक में आएंगी, ठीक है, इनकी जिसे हम कहते हैं मेटल। अब हम बात करेंगे मेटेलिक मिनरल्स क्या है, ठीक है, मेटल की। मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट्स। देखिए मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं जिन्हें पिघलाकर नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज, ठीक है, आर एग्जाम्पल। जैसे लोहे को पिघला के आप कोई भी नई चीज़ बना सकते हो, गाड़ी बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, है ना। कॉपर को बना सकते हो, बॉक्साइट को, यानी कि जिन चीज़ों को पिघला के नई चीज़ें बनाई जा सकती है वो है मेटेलिक मिनरल्स। दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक्स। अब देखिए ये कहाँ से मिलती हैं, ये मिलती हैं इग्नियस रॉक से, ठीक है फ्रेंड्स, ये इग्नियस चट्टानों से, इग्नियस रॉक से ये मिलती हैं, ठीक है। दे आर यूजली हार्ड एंड हैव शाइन्स और लस्टर ऑफ देयर ओन। अब देखिए ये आमतौर पर क्या है, ये आमतौर पर सख्त होते हैं, कठोर होते हैं और इनकी चमक होती है। अब देखिए जो ये सख्त भी होते हैं, कठोर भी होते हैं, ठीक है, और साथ में इनमें चमक भी होती है। वो चमक जो है वो नेचुरल चमक होती है इसमें, ठीक है, लस्टर होते हैं ये। दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल, ठीक है, ये डक्टाइल भी है और मेलेबल भी है, ठीक है, यानी कि इसमें नमी भी पाई जाती है। व्हेन हिट दे डू नॉट गेट ब्रोकन। अब देखिए जब इसके ऊपर हैमर मारा जाए या इसको तोड़ा जाए तो ये बिखरते नहीं हैं, ठीक है, टूटते नहीं हैं। इसका जैसे लोहे की पाइप है, उसको आप हथौड़ा मारोगे उसके ऊपर, वो बिखरेगा थोड़ी। कांच को आप नीचे फेंकोगे वो तो बिखर जाएगा, लोहा थोड़ी ऐसे होगा, उसको आप किसी भी आकार में उठा सकते हो, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स वो है जिसे पिघला के नया मिनरल बनाया जा सकता है। नॉन मेटेलिक क्या है, जिसे पिघला के नया मिनरल, जो नया प्रोडक्ट जो है नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल की बात करें तो कोल, सॉल्ट, क्ले, मार्बल आर एग्जाम्पल। अब देखिए कोयले को पिघला के, पहली बात तो कोयला पिघलेगा नहीं, नमक पिघलेगा नहीं, क्ले पिघलेगी नहीं। आप इसी से ही कोई चीज़ बना सकते हो, बट आप इसको पिघला नहीं सकते। वो चीज़ से पिघलाया नहीं जा सकता है, नया प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलती हैं, ठीक है। दे आर नॉट सो हार्ड एंड नो शाइन और लस्टर ऑफ देयर ओन। अब देखिए इसमें ना तो इनकी कोई शाइन है, ना इनकी कोई चमक है, ना ही ये ज़्यादा हार्ड होते हैं। दे आर नॉट डक्टाइल एंड मेलेबल। देखिए जो ऊपर के पॉइंट है वही उल्टे करके यहाँ पे लिखे हुए कुछ नहीं है। व्हेन हिट दे मेड गोट ब्रोकन इनटू पीसेस। देखिए कोयले के ऊपर आप जोर से कोई चीज़ मारो वो बिखर जाएगा, पाउडर बन जाएगा उसका, है ना। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर की। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज। अब देखिए इनमें से क्या रिन्यूएबल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज नहीं है, तो आंसर है डी, ठीक है। मतलब कि रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं जिन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए इनमें से सॉल्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। देखिए द फ्रेज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अब देखिए जो एक फ्रेज है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, ये किसके संदर्भ में है, तो आंसर आएगा उसका सी, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज, ठीक है। द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द पावर प्रोडक्शन इन इंडिया इज अराउंड। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स है उसको इंडिया में, अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिससे हम पावर प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, ठीक है, उनकी कितनी परसेंटेज है, तो उसका आंसर का सी 10 से 12%, ठीक है। नेक्स्ट द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोचेज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका आंसर ढूंढना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच।
नेक्स्ट है विच ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ग्लोबल वाटर कंजम्पशन। ठीक है, देखिए विश्व में जो 2/3 है कि 2/3 जो वाटर कंजम्पशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर आंसर है ए, एग्रीकल्चर। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, इरीगेशन के लिए। वन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एयर। ठीक है, आपके सामने 4 जो ऑप्शन है, तो राइट आंसर है सी, इनकी फॉर्म इंडस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ टोटल CO2 एमिशन फ्रॉम ए कंट्री आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अब देखिए CO2 यानी कि सबसे ज़्यादा गैस जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है कौन से देश से निकलती है, हमें वो इसका जो सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाइना, USA, इंडिया और रशिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगले पार्ट में हम करेंगे पार्ट 4। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।